हेलो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म सेक्टर 36 को। इस फिल्म की कहानी एक बेहद ही खौफनाक लेकिन सच्ची घटना पर आधारित है। वो सच्ची घटना कौन सी थी, इस बारे में मैं आपको मूवी के आखिर में बताऊंगा, लेकिन अगर आप गेस कर सकते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। मूवी के शुरुआत में हम प्रेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सब बनेंगे करोड़पति देख रहा होता है और उसे हर सवाल के जवाब आते थे क्योंकि प्रेम काफी ज्यादा शार्प माइंडेड था। प्रेम की पत्नी और एक बच्ची थी जो कि गांव में रहते थे। प्रेम एक नौकर है जो कि एक कोठी की देखभाल करता था। प्रेम उस कोठी में काफी मौज मस्ती से रहता क्योंकि उस कोठी का मालिक वहाँ नहीं रहता था। एनीवेज हम देखते हैं कि प्रेम एक बड़ी सी चाकू लेता है और बाथरूम की तरफ जाता है। उस बाथरूम में पड़ी थी एक बच्ची की लाश जिसके वो टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर रामचंद्र पांडे को देखते हैं जो कि एक काफी ज्यादा करप्ट और लापरवाह पुलिस वाला था। एक आदमी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है तो पांडे ये कह के रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ तो हमेशा ही बच्चे गायब होते ही रहते हैं, फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्ची वापस आ जाएगी। जब पांडे उस आदमी की रिपोर्ट नहीं लिखता तो वो आदमी उसी स्टेशन में अपनी बच्ची की मिसिंग पोस्टर लगाने जाता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं। यानी कि ये पहला केस नहीं था जिसमें पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। ये वही बच्ची थी जिसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हमने प्रेम को देखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी उनकी बॉल नाली में चली जाती है तो अली नाम का एक बच्चा उसे निकालने जाता है। बॉल तो मिलती है पर अचानक से उसे वहाँ किसी के हाथ का कंकाल भी मिलता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस जांच पड़ताल करने आ जाती है। पुलिस को लग रहा था कि ये किसी बंदर का हाथ है, इसीलिए वो इस चीज को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए बात को वहीं दबा देती है। हम देखते हैं कि प्रेम अपनी कोठी से ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि वो कोठी नाले के जस्ट बगल में ही थी। अगले सीन में हम अली को देखते हैं, वही बच्चा जिसने उस हाथ को नाले में देखा था। रात में अली कहीं जा रहा होता है कि तभी प्रेम उसे चॉकलेट का लालच देकर उसे अगवा कर लेता है। प्रेम पहले बच्चों के साथ जबरदस्ती करता था और फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर डालता था। प्रेम को कोई भी डर नहीं था किसी भी चीज का क्योंकि वो जानता था कि जिनके बच्चे वो अगवा करता है और उनकी हत्या करता है वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनने वाला। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम प्रेम के बचपन को देखते हैं जहाँ उसका कसाई मामा उसके साथ जबरदस्ती करता था। ऐसे ही एक दिन प्रेम को गुस्सा आ गया और उसने चाकू लेके मामा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि प्रेम फ्रिज से एक बॉक्स निकालकर छोटे लाल नाम के एक आदमी को देता है जो कि एक अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है। प्रेम बच्चों के टुकड़े करने के बाद उन्हें पॉलीथीन में भर के नाले या गटर में फेंक दिया करता था। आगे हम मुंबई में रह रहे बस्सी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पोती से कह रहा होता है कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं, तो वो बच्ची कहती है कि नहीं मुझे मम्मी चाहिए। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है जिसे देखते ही बस्सी घबरा जाता है और एकदम से नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। दरअसल बस्सी उसी कोठी का मालिक था जिसकी देखरेख प्रेम किया करता था। बस्सी प्रेम को फोन करके कहता है कि मैं कल आ रहा हूँ, चुमकी से बोल दो कि कल शाम को आ जाए। चुमकी एक लड़की का नाम था जिसके साथ बस्सी रंगरेलियां मनाने मुंबई से यहाँ आता था। आगे हम देखते हैं कि दशहरे का दिन था, मेला चल रहा था और रामलीला भी हो रही थी। उस रामलीला में इंस्पेक्टर पांडे भी रावण का किरदार निभा रहा था और साथ में उसके कुछ साथी भी थे। तभी वहाँ पर चुमकी का पिता आ जाता है और वो पांडे से कहता है कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही, आप इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इसी जगह अगर आपकी बच्ची होती तो आपको पता चलता कि एक बाप का दर्द क्या होता है। ये बात सुनकर पांडे भड़क उठता है कि मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बोला कैसे। इधर हम देखते हैं कि मेले में प्रेम भी आया हुआ था। वो रावण का मुखौटा पहन के अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था और बहुत ही
जल्द उसको अपना अगला शिकार मिल भी जाता है और वो शिकार कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर पांडे की बेटी थी। प्रेम पांडे की बेटी को बेहोश करके ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर पांडे की नजर पड़ जाती है। पांडे उसके पीछे भागता है। प्रेम बच्ची को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ पर छोटे लाल भी एम्बुलेंस लेकर आया हुआ था, लेकिन प्रेम को भागता देख वो अनजान बनते हुए पांडे की मदद करने लगता है। पांडे प्रेम का पीछा करते हुए पूरी कोशिश करता है उसे पकड़ने की, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब तक पांडे लोगों के साथ मिसबिहेव करता आ रहा था, लेकिन आज जब उसने खुद की बच्ची के साथ वही होते देखा तब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाई और वो कितना गलत कर रहा था उन बच्चों के परिजनों के दर्द को ना समझ के। अब हम आगे देखते हैं एक बहुत ही अमीर खानदान के बच्चे विवान को, जो कि स्कूल जा रहा होता है, लेकिन घर के सामने से उसे कोई अगवा कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि पांडे ने खुद चुमकी के पिता को थाने में बुलाया है और उसकी FIR लिखी। चुमकी का पिता बताता है कि एक रिक्शे वाले ने चुमकी को मकान नंबर B5 के बाहर छोड़ा था और चुमकी हमेशा वहीं से रिक्शा लेती थी। इधर हर जगह चर्चा थी विवान के अगवा होने की। पूरा मीडिया, पूरी पुलिस सब उसी केस के पीछे लगी हुई थी। दूसरी ओर पांडे जाता है B5 पूछताछ करने, जो कि वही कोठी थी जिसमें प्रेम रहा करता था। दरवाजा प्रेम खोलता है, जो कि खुद को एकदम भोला भाला दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर बस्सी भी मौजूद था। पांडे बस्सी से पूछताछ करना शुरू करता है कि तभी बस्सी अपने कनेक्शन के बारे में बताने लगता है कि आपके सीनियर और मैं साथ में पढ़े हैं। होम मिनिस्टर का बेटा भी मुझे अच्छी तरह से जानता है। दरअसल वो दिखा रहा होता है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तभी वहाँ पर चुमकी का पिता आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती किया है। तो बस्सी कहता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए पैसे दिए थे और तुम मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहे हो। यहाँ पता चलता है कि चुमकी का पिता चुमकी से वेश्यावृत्ति का काम कराता था। तो पांडे पहले चुमकी के पिता को मारता है कि पिता होकर तुम ऐसे काम अपनी बेटी से कैसे करवा सकते हो। इधर बस्सी पांडे के सीनियर को कॉल लगा देता है, तो वो सीनियर पांडे को तुरंत ही अपने पास बुला लेता है और उसे काफी खरी खोटी सुनाता है और इस केस को काफी लाइटली हैंडल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जूनियर ऑफिसर्स ने उस रिक्शे वाले को पकड़ लिया था जिसने अंतिम बार चुमकी को कोठी नंबर B5 के पास छोड़ा था और उन लोगों को उसके पास से चुमकी का फोन भी मिल जाता है। पांडे चुमकी के केस की पूरी रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को दिखाते हुए कहता है कि चुमकी जब भी किसी कस्टमर से मिलने जाती थी इसी रिक्शे वाले के साथ जाती थी और लास्ट टाइम भी इसी रिक्शे वाले ने चुमकी को बस्सी के घर के बाहर छोड़ा था। बस्सी चुमकी के बाप को हर महीने कुछ पैसे देता था और चुमकी को हर रात के पैसे देता था। उस दिन भी चुमकी को छोड़ने के बाद रिक्शे वाला जब चुमकी को वापस लेने गया तो दरवाजा उसके नौकर प्रेम ने खोला। उसने चुमकी का मोबाइल उस रिक्शे वाले को दिया और बोला कि इसे कहीं ठिकाने लगा देना। रिक्शे वाले ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रेम ने जरूर कुछ न कुछ तो किया है, इसीलिए उसे हिरासत में लेना ही होगा। वो सीनियर ऑफिसर एक बार फिर से पांडे के ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी पांडे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिसकी वजह से पांडे को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब पांडे तो सस्पेंड हो चुका था, पर वो शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो प्रेम पर नजर रखना शुरू कर देता है। तो एक दिन उसे छोटे लाल दिखता है, जो कि प्रेम से बातें कर रहा था। बस्सी का घर परिवार मुंबई में रहता था, पर वो यहाँ इसलिए आता था ताकि वो अपनी हवस मिटा सके। वो दोनों जो करते थे उसकी वीडियो भी बनाते थे। अब पांडे भी समझ चुका था कि वो एम्बुलेंस वाला आदमी प्रेम के साथ मिला हुआ है, तो वो अपने जूनियर के साथ मिलके उसे धर दबोचता है और जब उसकी अच्छी तरह से धुलाई होती है तो वो राज उगलना शुरू कर देता है। वो उन्हें बताता है कि वो प्रेम से ह्यूमन ऑर्गन्स लेके उन्हें बेचने का काम करता है। अब पांडे का सस्पेंशन टाइम खत्म हो जाता है, तो जब वो दोबारा ज्वाइन करने जाता है तो उसे पता चलता है कि जवाहर का प्रमोशन होके ट्रांसफर हो रहा है और अब थाने में नए सीनियर आ गए हैं। जवाहर समझ गया था कि पांडे अब कुछ न कुछ तो जरूर करेगा, इसीलिए वो पांडे के जूनियर को लालच देकर अपने साइड कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि पांडे ने जहाँ छोटे लाल को छुपा कर रखा था वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और उसे उठाकर लेके चले जाते हैं। ये बस्सी के भेजे हुए गुंडे थे। इधर पांडे अपने नए सीनियर को सब कुछ बताते हुए उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसने छोटे लाल को छिपाया हुआ था, पर यहाँ तो छोटे लाल गायब था। पांडे अपने जूनियर के ऊपर आग बबूला हो जाता है कि एक काम दिया था तुम वो भी ढंग से नहीं कर पाए। सीनियर मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रेम को हिरासत में लेने का ऑर्डर दे देता है। अगले ही पल पुलिस प्रेम को पकड़ के थाने ले आती है। प्रेम यहाँ पर काफी चिल मूड में था। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं था, ना ही माथे पर कोई सिकन। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस स्टेशन में नहीं किसी कैफे में डेट पर आया हो। पांडे के आते ही वो उसके पैर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो
आपकी बेटी है, वरना तो मैं उसे कभी उठाता ही नहीं। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ध्यान रखूंगा। सब बनेंगे करोड़पति आने का समय हो रहा है, तो जो कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए, वरना मेरा शो छूट जाएगा। पांडे पूछता है कि क्या तुम चुमकी को जानते हो? तो प्रेम कहता है हाँ जानता था, मैंने ही तो मारा है उसे गला घोट के। ये सुनकर पांडे और उसका सीनियर हैरान हो जाते हैं कि ये इतना चिल होके कैसे बात कर सकता है। प्रेम कहता है कि हुआ यूं कि पापा जी घर पर नहीं थे। प्रेम बस्सी को पापा जी कहता था, तो मैंने कस्टमर के बहाने चुमकी को फोन किया कि कस्टमर है आजा, तो वो आ गई। मैंने उसे चाय पिलाई, शराब पिलाया, लेकिन फिर वो अकड़ने लगी कि कस्टमर है तो ठीक, वरना मैं जा रही हूँ। और वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दिल की बात बोल दी कि मुझे पता है कि तू पापा जी के साथ सोती है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तू मेरे साथ भी सोना चाहती है। जैसे ही मैंने उसे ये बात बोली, वो मुझ पर हंसने लगी और कहने लगी, अबे भिखारी नौकर, अपनी औकात देख। ये सुन के मेरा माथा घूम गया और मार दिया उसे। उसे पता नहीं था कि मैंने अपने मामा के साथ क्या किया था। मैंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया और खुद भी खाया। जब मैं अपने मामा का कच्चा लीवर चबा सकता हूँ, तो ये लड़की क्या चीज है? प्यार करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी बेइज्जती सहेंगे। तो मार दिया उसे। बाकी पापा जी तो है ही, संभाल लेंगे। जब मर गई तो किया ही ना उसके साथ जो मैं करना चाहता था, तो क्या फायदा हुआ अकड़ दिखाने का। इसके बाद प्रेम सारा तरीका भी बताता है कि कैसे उसने उसको काटा पीटा, कैसे उसे ठिकाने लगाया और कैसे वो बाकी लोगों को भी अब तक ठिकाने लगाते आ रहा है। पांडे पूछता है कि तुम जिन लोगों को मारते थे उनके ऑर्गन निकाल के बेचते थे ना छोटे लाल को? तो प्रेम कहता है कि सिर्फ उनका मीट खा के कोई फायदा नहीं था, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और उनके ऑर्गन बेचने का बिजनेस करने लगा। कम से कम 22-24 बच्चे को तो मैंने मारा और खाया है और उनके ऑर्गन्स बेचे हैं। आप जल्दी जल्दी सवाल पूछिए, टाइम नहीं है मेरे पास। पांडे उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि उन बच्चों को क्यों मारा? तो प्रेम कहता है कि आपकी बच्ची को तो कुछ नहीं किया ना मैंने, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं पांडे जी? पांडे यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बच्ची और उन बच्चों में क्या फर्क है? तो प्रेम कहता है, आप कहाँ अपनी बच्ची की उन बच्चों से तुलना कर रहे हो सर? जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो उन्हें कोई देखता भी नहीं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं, कोई जिंदगी नहीं है उनकी, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। उनके माँ बाप उनको पैदा कर देते हैं। ये लोग खाएंगे पिएंगे, किसी के घर का झाड़ू पोछा करेंगे, टीवी देखेंगे, सपने बनाएंगे और आखिर में उसी ब्रिज के नीचे सड़ सड़ कर मर जाएंगे एक दिन। अब आप ही बताओ कि उनकी लाइफ लाइन बनाना कहाँ का अपराध है? मरते मरते किसी के काम तो आए ये लोग। उनके ऑर्गन से किसी का तो भला हो रहा है ना। मैंने तो इनका भला ही किया है, इन्हें मुक्ति दी है सर, मुक्ति। सीनियर ऑफिसर पूछता है कि इन सब में बस्सी का कितना हाथ है? तो प्रेम कहता है कि ये सवाल मत पूछो, कोई और सवाल पूछो। इधर हम देखते हैं कि बस्सी ने जिन गुंडों को भेजा था उन्होंने छोटे लाल को काट के जला डाला है। इधर प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उस साइको को बस यही टेंशन हो रही थी कि कहीं उसका सो ना छूट जाए। अगले दिन प्रेम कोठी में वो जगह बताता है जहाँ उसने चुमकी की लाश गाड़ी थी। उस टाइम भी वो बड़े आराम से सारी चीजें बता रहा था, जैसे उसने मरे हुए व्यक्ति की लाश नहीं बल्कि कोई खजाना गाड़ा हो। फिर कोठी के बगल वाली नाली से भी कचरा निकाला जाता है, तो उसमें से भी काफी सारे कंकाल निकलते हैं। इस घटना के बाद बस्सी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिनके बच्चे मारे गए थे उनके फैमिली मेंबर्स का खून उबाल मार रहा था, तो वो गुस्से में कोठी को बुरी तरह से तोड़फोड़ डालते हैं। बस्सी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, कई आला अधिकारी उसे छुड़ाने और बचाने में लग जाते हैं। उसका पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतना इम्पैक्ट था कि पांडे को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इस केस को अब IBI टीम को सौंप दिया जाता है, जिसका हेड कोई और नहीं बल्कि वही करप्ट पुलिस ऑफिसर जवाहर था, जो कि बस्सी को पहले से ही जानता था। तो जाहिर है कि सब उसके हिसाब से ही हो रहा था। जवाहर मीडिया के सामने सारा इल्जाम प्रेम पर डाल देता है और बस्सी को बेगुनाह बता देता है। जब पांडे ये खबर सुनता है तो वो अपने सीनियर से प्रेम से मिलने की विनती करता है और उसका सीनियर उसे प्रेम से मिलने की इजाजत भी दे देता है। पांडे प्रेम से कहता है कि तुम जो ऑर्गन्स बेच के छोटे लाल के हाथों अपने घर पैसे भिजवाते थे, वो पैसे तुम्हारे घर पहुँचे ही नहीं, क्योंकि छोटे लाल को जान से मार दिया गया है। प्रेम कहता है कि मेरे पापा जी मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। तो पांडे उसे बताता है कि तेरे पापा जी ने सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे ही डाल दिया है, अब वो नहीं बचाने वाले तुम्हें। अब तो सच बता दो कि वो भी शामिल था तुम्हारे इस घिनौने कांड में। तब आखिरकार इस पॉइंट पर आकर प्रेम टूटता है और पांडे से एक DVD का जिक्र करता है जिसमें सारा सच था, और वो DVD थी उसके गांव में उसकी बीवी के पास। पांडे प्रेम के गांव जा रहा होता है तो उसका जूनियर पांडे से कहता है कि आप दोबारा इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो सर? जा तो रहे हो लेकिन फंस मत जाना कहीं, वापस जरूर आना। पांडे प्रेम के गांव पहुंचकर उसकी बीवी से मिलता है तो उसकी बीवी उसे एक DVD देती है जिसके ऊपर
ऊपर लिखा था सदाबहार तराने। पांडे जब वो डीवीडी देखता है तो उसमें वही सब रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस थे जिसे बस्सी और प्रेम ने खुद शूट किया था रंगरेलिया मनाते वक्त, जिसे देखकर पांडे दंग रह जाता है कि ये दोनों कितने बड़े दरिंदे हैं। आगे पांडे बस के इंतजार में रोड पर खड़ा होता है, पर काफी देर के बाद भी वहाँ कोई बस नहीं आती। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है तो पांडे उसमें लिफ्ट ले लेता है। उस गाड़ी में वही गुंडे थे जिन्होंने छोटे लाल को जान से मारा था। वो गुंडे पांडे को एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इसकी तलाश में हैं। और दोस्तों वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि खुद पांडे की ही थी। अब पांडे इसके पहले की कुछ समझ पाता, वो सभी गुंडे एक साथ पांडे पर अचानक से हमला कर देते हैं और कई बार उसे स्टैब करके उसे जान से मार देते हैं और उस डीवीडी को भी तोड़ के फेंक देते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि आईबीआई ने बस्सी को क्लीन चिट दे दी है और प्रेम को मौत की सजा सुनाई गई है। मतलब कि बस्सी बच निकला प्रेम को पूरी तरह से फंसा के। फिर हम देखते हैं पांडे के जूनियर को, जो कि अब सीनियर बन चुका है। ये वही करप्ट पुलिस वाला था जिसने पांडे की लोकेशन उन गुंडों को दी थी और ये भी जवाहर के साथ मिल गया था और उसकी चमचागिरी से प्रमोशन ले लिया था। आगे हमें देखने को मिलता है कि पुलिस स्टेशन में पांडे का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है। मतलब कि आज तक पांडे की लाश तक नहीं मिल पाई थी और किसी को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। मूवी के आखिर में हम एक जूनियर ऑफिसर से मिलते हैं जिसे पांडे के मिसिंग होने से बुरा फील होता था। वो अखबार में खबर देखता है कि 3 गुंडे पकड़े गए हैं जिन पर शक है कि उन्होंने पांडे को गायब किया है। तो वो ये खबर देखकर खुश हो जाता है। तभी उसके घर के बाहर कोई पार्सल छोड़ के जाता है जिसमें से एक डीवीडी निकलती है और उस डीवीडी पर लिखा था और भी सदाबहार तराने, यानी कि कोई तो था जो चाहता था कि सच बाहर आए, लेकिन कौन ये मूवी में नहीं बताया गया। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेक्टर 36 मूवी की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यानी कि जो कुछ भी आपने इस मूवी में अब तक देखा वो सब कुछ सच में हुआ था। ये फिल्म 2006 में हुए दिल दहला देने वाले निठारी केस पर आधारित है। असल जिंदगी में उस कोठी के मालिक का नाम था मोनिंदर सिंह पंडेर और उस नौकर का नाम था सुरिंदर कोहली। और ये घटना सेक्टर 36 नहीं बल्कि सेक्टर 31 में हुई थी। और जिस जगह पर यह घिनौना कांड हुआ था उस एरिया को निठारी कहते हैं। उस घटना ने उस टाइम पर पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। सुरिंदर कोहली वो दरिंदा था जिसने दर्जनों बच्चों को मारकर उनका मीट प्रेशर कुकर में पकाकर खाया था। यह पहला मामला था जब लोगों ने किसी रियल कैनिबल को अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस मूवी को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।